सो गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू द चैनल। और अपन लेकर आ गया मस्त अमेजिंग रिवीजन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इस पूरी वीडियो के अंदर बहुत छोटी वीडियो रहेगी। छोटी वीडियो मतलब पूरा चैप्टर कवर करेंगे, बट एकदम प्रोविजन से कवर करेंगे तो ठीक है, बहुत अच्छे से कवर करेंगे और पूरा चैप्टर को कवर करके अपन मस्त एकदम रिवाइज करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। 5 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं ऑलरेडी। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट तक वी हैव डन। अगर वो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पहले वाली क्लासेस जो है वो कंप्लीट कर लेना। और फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही लाइक कर दो और उसको खत्म करने के बाद कमेंट करके जाना और शेयर कर देना सबके साथ। और एक चीज और, अगर तुमने व्हाट्सएप ग्रुप अभी भी ज्वाइन नहीं किया है या फिर आपको ये वीडियो डायरेक्टली फर्स्ट यही वाली वीडियो देख रहे हो तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है जहां पर सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो और हम एकदम मस्त वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है सर, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। पहले सर आप हमको ये बताओ कि चार्ज का मतलब क्या होता है। चार्ज का मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी कभी भी कोई पैसे किसी से उधार लेती है तो उस पर हमने बोला कि प्रॉपर्टी को या कोई एसेट को हम गिरवी रखवाएंगे तो हम बोलेंगे चार्ज। ठीक है, अब अगर मैं इसका जनरल मीनिंग बात करूं ना तो जनरल मीनिंग तो यही होता है कि हमने चार्ज क्रिएट करा, मतलब हमने कुछ गिरवी रखवाया। ठीक है, बट मैं थोड़ा सा ना तुमको आउट ऑफ द ट्रैक जाकर कुछ चीज समझाऊंगा जिससे कंपनीज एक्ट में चार्ज का मतलब क्या है वो हमको क्लियर हो सके, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है वो हमें समझ में आ सके। ठीक है, एक एक्ट होता है जिसका नाम होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ठीक, तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या बोलता है, उस एक्ट के अंदर चार्ज शब्द की कहानी कुछ अलग है और यहां कंपनीज एक्ट में जो चार्ज वर्ड है इसकी कहानी कुछ अलग है। सर हमको क्या पढ़ना है, हमको कंपनीज एक्ट वाला पढ़ना है। देन सर व्हाई यू आर टेलिंग अस वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वाला, सो दैट कि समझ पाओ कि यहां पर वो वाला चार्ज और ये वाला चार्ज अलग कैसे है। तो मैं एक बार थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, मेरी बात को समझना आराम से। देखो मैंने सिंपल सी बात ये बोली कि अगर कंपनी जो है वो बोरोवर है, उसने फंड्स लिए किसी से, लेंडर से, और उसको प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट एज अ सिक्योरिटी रखवाई तो हमने बोला कि वो चार्ज है। ठीक है, बट थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन करते हैं सर। एक होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, पता है उस एक्ट में बोला गया है कि मॉर्गेज कब होता है। मॉर्गेज का मतलब आपने गिरवी रखवाया, बट मॉर्गेज क्यों, आपने गिरवी क्यों रखवाया, या तो आपने लोन को रीपे करना है या फिर आपने परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करना है, यानी सामने वाले बंदे ने तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करा है बट उसको डर है कि तुम परफॉर्म करो या ना करो तो वो तुमसे कुछ सिक्योरिटी रखवा लेगा। तो इन दोनों चीजों के लिए जब हम कुछ गिरवी रखवाएंगे तो हम बोलेंगे मॉर्गेज किया। ठीक है, और कुछ मतलब क्या गिरवी रखवाना है, आपको गिरवी रखवाना है इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर आपने इन दो पर्पसेस के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखवाया तो इट इज मॉर्गेज। पर अगर इन दो पर्पसेस के अलावा किसी चीज के लिए, किसी और पर्पस के लिए तुमने क्या करा, तुमने फॉर एनी पर्पस अदर देन दीज टू अबव अगर तुमने क्या किया, गिरवी रखवाया, तो फिर वो क्या कहलाएगा, चार्ज। बट कंपनीज एक्ट ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं करता। कंपनीज एक्ट बहुत प्यारा है। कंपनीज एक्ट में हमको क्या पढ़ना है ये हमारे सिलेबस में है नहीं, बट कंपनीज एक्ट क्या बोलता है सर, कंपनीज एक्ट तो बहुत प्यारा है। कंपनीज एक्ट सिंपल बोलता है कि तुम कुछ भी करो, वट एवर द वर्क यू आर डूइंग, तुमको कोई रीपेमेंट ऑफ लोन करनी है या परफॉर्मेंस ऑफ सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वट एवर इट इज, तुम किसी भी चीज के लिए अगर गिरवी रखवाओगे ना तो उसको चार्ज बोला जाएगा। ठीक है, और यहां कंपनीज एक्ट में चार्ज इंक्लूड्स मॉर्गेज। अब देखो वैसे तो मैं सिंपल बोल के चला जाता कि चार्ज यही होता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट में जो डेफिनेशन दी हुई है उसमें ऐसे लिखा हुआ है चार्ज का मतलब सिक्योरिटी आपने रखवाई, और लास्ट में लिखा है इट इंक्लूड्स मॉर्गेज। इधर देखो डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 16 चार्ज डिफाइन करता है कंपनीज एक्ट कि चार्ज का मतलब आपने कोई इंटरेस्ट क्रिएट करा या कोई लियन मतलब कि कोई राइट क्रिएट करा सामने वाले के फेवर में, और किसी प्रॉपर्टी पर या किसी एसेट्स पर तुमने चार्ज क्रिएट करा है, एज अ सिक्योरिटी क्रिएट करा है, एंड इंक्लूड्स मॉर्गेज। अब ये लास्ट में स्पेसिफिकली लिख रहा है कि इसके अंदर मॉर्गेज इंक्लूड होगा। तो क्यों यहां पर लिख रहा है कि मॉर्गेज इंक्लूड होगा, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में चार्ज का मतलब मॉर्गेज नहीं होता। मॉर्गेज अलग होता है, चार्ज अलग होता है। बट भाड़ में क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तुम कंपनीज एक्ट पे फोकस करो। मैं थोड़ा सा बस एनालिसिस करवाना चाह रहा था कि यहां पर चार्ज में मॉर्गेज भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एनी पर्पस यू आर क्रिएटिंग एनी चार्ज इट इज कॉल्ड चार्ज। कंपनीज एक्ट के हिसाब से चार्ज का मतलब चार्ज होता है, मतलब तुमने कुछ भी, अगर मान लो तुमने सामने वाले से पैसे लिए, अब आपको रीपेमेंट ऑफ लोन करना है तो उसके लिए आपने कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखवा दी तो फिर हम क्या बोलेंगे, चार्ज। एक और सबसे बड़ा अंतर बताता हूं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रॉपर्टी जो जिसको गिरवी रखवा रहे हो ना, वो मॉर्गेज हो रहा है या चार्ज क्रिएट हो रहा है, वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। बट यहां कुछ नहीं लिखा भाई कि यहां इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल, इसका मतलब यहां दोनों प्रॉपर्टी पे क्या हो सकता है, चार्ज क्रिएट हो सकता है, मूवेबल भी और इमूवेबल भी। तो हम कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर फोकस करें
कि एक्चुअल मीनिंग क्या है चार्ज का, तो हम बोलेंगे सर चार्ज का मतलब कंपनी ने कोई भी इंटरेस्ट क्रिएट किया। जैसे मान लो मैं कंपनी हूं, मैंने आपसे लोन लिया, तो जब मैंने आपसे लोन लिया तो मैंने आपके फेवर में क्या कर दिया, एक चार्ज क्रिएट कर दिया। अब वो चार्ज मैं किस पे क्रिएट करूंगा, ऑन एनी प्रॉपर्टी और एसेट। वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, वो एसेट कुछ भी हो सकती है। इट कुड बी टैंजिबल, इट कुड बी इनटैंजिबल, इट कुड बी मूवेबल, इट कुड बी इमूवेबल। ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी पे आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो एज अ सिक्योरिटी एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स मॉर्गेज। तो सिंपल सिंपल ध्यान रखना, एज पर कंपनीज एक्ट ये क्या बोलता है, चार्ज का मतलब तुमने क्या करा, सामने वाले के फेवर में कोई प्रॉपर्टी पे या कोई एसेट पे एक राइट क्रिएट कर दिया उसका, कि अगर हमने तेरे को लोन वोन रीपे नहीं करा, या फिर और फिर तू क्या कर सकता है, तू ये कर सकता है कि तू इस चार्ज को एनफोर्स करके वो सिक्योरिटी वगैरह बेच के, यानी वो एसेट वगैरह बेच के अपना पैसा क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है। तो मैंने यहां पर सिंपल सिंपल बोला है, देखो एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 16 इट डिफाइंस द वर्ड चार्ज, सो इट मींस एन इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट। कंपनीज एक्ट बोलता है किसी भी पर्पस के लिए तुमने चार्ज क्रिएट किया हो, इट इज चार्ज। हम उसे ऐसा मॉर्गेज चार्ज ऐसे इसको ऐसे पंगे में नहीं डालेंगे, सिंपल ध्यान रखेंगे, चार्ज मतलब चार्ज। ठीक है, चाहे तुमने लोन लिया वो रीपे करना है, उसके लिए कुछ गिरवी रखवाया, तुमने कोई परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना है उसके लिए कुछ गिरवी रखवाया, या एनी अदर पर्पस के लिए तुमने कुछ गिरवी रखवाया, वट एवर इट इज, तुमने गिरवी रखवाई ना प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड चार्ज। पर मोटा मोटी आप मान के चलना, ज्यादातर तौर पे तो आपको यही देखने मिलेगा, रीपेमेंट ऑफ लोन। अगर तुमने क्या किया है, सामने वाले से कोई पैसा बोरो किया है और तुमने उसको क्या करा है, वो पैसा वापस करना है। ठीक है, तो इसको पूरे चैप्टर को दिमाग में हम ये रख के पढ़ेंगे, रीपेमेंट ऑफ लोन, कि हमने क्या करा है, सामने वाले से लोन लिया है और अब हम उस लोन को क्या करना चाहते हैं, वापस करना चाहते हैं। तो जब हम लोन को रीपे कर देंगे तो वो चार्ज भी खत्म हो जाएगा, और जब हमने लोन लिया होगा तो वो चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी सर। तो सेक्शन 2 क्लॉज 16 डिफाइन करता है चार्ज को, इट मींस एन इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ अ कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ एज अ सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स मॉर्गेज। प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, मूवेबल हो सकता है, इमूवेबल हो, टैंजिबल हो, इनटैंजिबल हो। कंपनी अपने बुक डेट्स यानी कि डेटर्स पर भी क्या कर सकती है, चार्ज क्रिएट कर सकती है। कंपनी अपनी अनकॉल्ड कैपिटल पर भी क्या कर सकती है, चार्ज क्रिएट कर सकती है। तो प्रॉपर्टी कुड बी एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग। इसके बाद एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है, सर चार्ज कितने टाइप का होता है। तो चार्ज होता है दो टाइप का, पहला होता है फिक्स चार्ज, दूसरा होता है फ्लोटिंग चार्ज। पहला क्या होता है, फिक्स चार्ज, और दूसरा क्या होता है, फ्लोटिंग चार्ज। सर फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज में क्या फर्क होता है, तो मेरे साथ साथ मार्क करना। जो फिक्स चार्ज होता है ना, इट इज ऑन द स्पेसिफिक एसेट, यानी कि ये डिटरमाइनेबल होता है, एग्जिस्टिंग एसेट पे क्रिएट होता है। जो अभी स्पेसिफिक एसेट्स हैं, अभी प्रेजेंटली जो आपकी एसेट्स हैं उन पर चार्ज क्रिएट होता है, जबकि ये फ्लक्चुएटिंग यानी चेंजिंग नेचर का होता है, ये चेंजिंग एसेट्स पर क्रिएट होता है। जैसे सिंपल बोलूं, कंपनी ने अपनी बिल्डिंग पर कुछ चार्ज क्रिएट कर दिया तो दैट इज अ काइंड ऑफ फिक्स्ड चार्ज। बट अगर कंपनी ने अपने स्टॉक पे चार्ज क्रिएट कर दिया या अपने डेटर्स पे चार्ज क्रिएट कर दिया, तो फिर वो चार्ज क्या बन जाएगा, फ्लोटिंग चार्ज। और फ्लोटिंग चार्ज का सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड बोले तो ये एग्जिस्टिंग पे भी क्रिएट होता है एंड ये फ्यूचर एसेट्स पर भी क्रिएट होता है। सर मतलब देखो, मान लो कि अभी हमारे पास स्टॉक है लेट से 10 करोड़ रुपए का, ठीक है, और हमने 8 करोड़ रुपए का लोन उठाया, और हमने 8 करोड़ रुपए का लोन उठा के 10 करोड़ का स्टॉक गिरवी रखवा दिया। अब वो बैंक जो है, वो लेंडर जो है, वो क्या बोलेगा कि तुम ये ध्यान रखना, तुम्हारा स्टॉक कभी भी इन एनी केस 8 करोड़ से नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, सर फिर एक बात बताओ, अगर हमने स्टॉक पे चार्ज क्रिएट कर दिया तो अब हम स्टॉक को बेच ही नहीं सकते। ना 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 ना, ऐसा नहीं है, ये रोक नहीं लगाएगा। फ्लोटिंग चार्ज क्या बोलता है आप उस एसेट को बेच सकते हो, यूज भी कर सकते हो, बेच भी सकते हो, जो करना है करो। यानी आप उसको यूज भी कर सकते हो एंड ट्रेडिंग प्रोड्यूसिंग करना है तो आप कर सकते हो, मना नहीं है, बट मेक श्योर कि वो उस लिमिट से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो जैसे अभी मैंने अभी वाली 10 करोड़ की एसेट पे स्टॉक पे क्रिएट कर दिया चार्ज। अब मान लो मेरे पास कोई ऑर्डर आ गया, मैंने उसमें से माल उठा के बेच दिया, तो कल को मैं और स्टॉक लेके आऊंगा, तो जो फ्यूचर एसेट आएंगी उनको ऑटोमेटिकली अंडर चार्ज ले लिया जाएगा, क्योंकि मेरे को 10 करोड़ का चार्ज इंटैक्ट रखना होगा। ठीक है, समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं, कि आपका चार्ज प्रेजेंट एसेट पे भी हो सकता है एंड फ्यूचर एसेट पे भी होगा, उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। बट फिक्स चार्ज जो होता है ये आपका प्रेजेंट एसेट पे है, इट इज ऑन द फिक्स्ड एसेट। ठीक है, एसेट्स आर परमानेंट इन नेचर, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ऑफिस प्रीमाइसेस, ये फ्लक्चुएटिंग नेचर की नहीं होती। और ये चार्ज इज क्रिएटेड बाय द वे ऑफ मॉर्गेज और डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड्स, मतलब वो ऑनरशिप डॉक्यूमेंट। और कंपनी इज नॉट परमिटेड टू सेल द एसेट, आप इसे यूज कर सकते हो,
पर अब आप इसे बेच नहीं सकते, क्योंकि वो जो बिल्डिंग थी ना जिस पर तुमने चार्ज क्रिएट कर दिया, नाउ इट इज अंडर द क्लचेस ऑफ दैट लेंडर, वो अब उस लेंडर के क्लचेस में आ गई, अब आप उसे बेच नहीं सकते। बट फ्लोटिंग चार्ज को आप क्या कर सकते हो, फ्लोटिंग चार्ज के केस में अगर तुम्हारे पास वो एसेट है तो तुम उसे क्या कर सकते हो, बेच भी सकते हो। सर अभी आप बोल रहे थे कि जो फ्लोटिंग चार्ज वाला केस होता है उसमें हमको वो एसेट्स को उस लिमिट पे मेंटेन करना होगा, बट सपोज हमने नहीं किया तो, अगर वो उससे नीचे आ गई तो फिर बेटा क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है व्हेन योर फ्लोटिंग चार्ज विल बिकम फिक्स्ड चार्ज। सो व्हेन अ क्रेडिटर एनफोर्सेस द सिक्योरिटी टू ब्रीच ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, अगर तुमने टर्म्स एंड कंडीशन का क्या करा, ब्रीच करा, अगर तुमने टर्म्स एंड कंडीशन का क्या करा, ब्रीच करा, और क्रेडिटर ने सिक्योरिटी को एनफोर्स कर दिया, तो जैसी तुमने टर्म्स तोड़ी, क्रेडिटर ने अपनी सिक्योरिटी को एनफोर्स करा, वो फ्लोटिंग चार्ज क्या बन जाएगा, फिक्स्ड चार्ज बन जाएगा। अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है या कंपनी का बिजनेस सीज हो जाता है तो ये फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज बन जाएगा। या फिर कभी भी ऐसा हुआ कि एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी जिस पे फ्लोटिंग चार्ज क्रिएटेड है, इट फॉल्स बिलो, वो कम हो गया है, किससे सर, किससे कम हो गया है, बिलो द अमाउंट बोरोड, जितना आपने अमाउंट बोरो किया उससे कम हो गया है, देन द फ्लोटिंग चार्ज विल बिकम फिक्स्ड चार्ज ऑन द ऑल एसेट्स अवेलेबल ऑन दैट डेट। उस डेट पर जो एसेट्स अवेलेबल होंगी वो सारी एसेट्स को फिक्स्ड चार्ज बना दिया जाएगा, मतलब उन एसेट्स पर क्या बन जाएगा, फिक्स्ड चार्ज बन जाएगा। तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, अभी अभी याद कर लो। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या होता है, सर फ्लोटिंग चार्ज फिक्स्ड चार्ज कब बनेगा, तो हमने बोला 4 केस में फ्लोटिंग चार्ज फिक्स्ड बन जाएगा। बताओ कब कब, बताओ कब कब। सर पहला, अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है या कंपनी का बिजनेस सीज हो जाता है या एग्रीगेट वैल्यू जो प्रॉपर्टी की है वो लोन अमाउंट से कम हो जाती है, या फिर कंपनी टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट करती है और क्रेडिटर अपनी सिक्योरिटी को एनफोर्स कर देता है, तो फ्लोटिंग चार्ज क्या बन जाएगा, फिक्स्ड बन जाएगा। ठीक है, ये सारी बात ध्यान रखना। और इसको यहां से भी एक बार रीड कर लेना, दोनों को डिफरेंस में जो आपको लिखना है ना वो यहां से रीड कर लेना अच्छे से। सर फिक्स चार्ज क्या होता है, इट इज क्रिएटेड ऑन एग्जिस्टिंग एंड डिटरमाइनेबल एसेट्स, बट ये क्रिएट होता है एग्जिस्टिंग एंड डिटरमाइनेबल पे एंड फ्यूचर एंड इनडिटर्मिनेबल। अभी फ्यूचर एसेट्स क्या होंगी, कितनी होंगी, आई डोंट नो, बट उन पे भी क्रिएट हो जाता है। ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे क्रिएट होता है, जबकि ये उन एसेट्स पे क्रिएट होता है जो फ्लक्चुएटिंग इन नेचर होती हैं। यहां पर मैंने बोला बिल्डिंग वगैरह, यहां स्टॉक डेटर, यहां कंपनी को अलाउड नहीं होता कि आप एसेट को बेचो, पर यहां आप उसको यूज भी कर सकते हो और बेच भी सकते हो फॉर द ट्रेडिंग पर्पसेस एंड ऑल। यहां पर प्रॉपर्टी एक तरीके से आपकी उस लेंडर के क्लचेज में आ जाती है, यानी उसके शिकंजे में आ जाती है। अब आप बेच नहीं सकते, उस पर पूरा पूरा उसका राइट है जब तक आप रीपे नहीं कर देते, बट यहां पर उसके क्लचेज में नहीं आती प्रॉपर्टी, यू कैन सेल इट ऑफ। बट हाँ ये ध्यान रखना कि तुमको उतना पैसा, उतनी प्रॉपर्टी वापिस से उतनी मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर हम आते हैं प्रोविजन वाले पार्ट पे। सर सेक्शन 77 से कहानी स्टार्ट होती है, 77 से स्टार्ट होगी और 87 तक जाएगी, आराम आराम से पढ़ना। 77 बोलता है अगर कंपनी ने कभी भी लोन लिया तो कंपनी जो भी चार्ज क्रिएट करेगी तो उसको उस चार्ज को रजिस्टर कराना पड़ेगा। हमने बोला किसके पास रजिस्टर कराना पड़ेगा, तो बोले आरओसी के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा। हमने बोला कितने दिन के अंदर रजिस्टर कराना पड़ेगा, तो बोले 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्टर कराना पड़ेगा। सर अगर नहीं कराया तो अभी देखेंगे एक्सटेंशन कितना होगा। बट अगर कंपनी कभी भी क्या लेती है, लोन लेती है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपने चार्ज को रजिस्टर कराना पड़ेगा किसके पास, आरओसी के पास। सर अगर हमने डिबेंचर होल्डर्स के केस में चार्ज क्रिएट किया है, मतलब अगर हमने डिबेंचर इशू किए हैं और उनके फेवर में कोई चार्ज क्रिएटेड है, तो CHG 9 फाइल होगा, और अगर अदर देन डिबेंचर का केस है तो CHG 1 फाइल होगा। ठीक है, फॉर्म नंबर ध्यान रखना, CHG 1 कब फाइल होगा, अदर देन डिबेंचर वाले केस में, और CHG 9 कब फाइल होगा, डिबेंचर वाले केस में। यानी अगर तुमने डिबेंचर होल्डर्स के फेवर में चार्ज क्रिएट किया है तो देन यू हैव टू फाइल CHG 9। बाकी सब केस में जब भी आप चार्ज क्रिएट करोगे तो आपको क्या फाइल करना होगा, CHG 1। ठीक है, जैसे मैंने बैंक से लोन लिया, अब मैंने बैंक के फेवर में चार्ज क्रिएट किया, तो व्हाट आई हैव टू फाइल CHG 1, एंड इट मस्ट बी ड्यूली साइंड बाय द कंपनी एंड द चार्ज होल्डर टुगेदर विद द कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। साथ में आपको कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी लगा के भेज देनी है किसके पास, आरओसी के पास। कितने दिन के अंदर, सर 30 डेज के अंदर। चार्ज रजिस्टर होगा चाहे तुम्हारी एसेट इंडिया के अंदर हो चाहे बाहर हो, चाहे चार्ज इंडिया के अंदर क्रिएट हुआ चाहे चार्ज इंडिया के बाहर क्रिएट हुआ, चाहे वो एसेट टैंजिबल है चाहे वो एसेट इनटैंजिबल है, व्हाटसोएवर द केस में भी आपको यह ध्यान रखना है कि चार्ज को आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। अब साथ ही में रूल 3 क्या बोलता है, यह ध्यान रखना कि जब आप चार्ज क्रिएट करोगे तो उसको कोई ऑथेंटिकेट तो करेगा ना। तो अगर मान लो कि वो जो प्रॉपर्टी है वो आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, तो कौन ऑथेंटिकेट करेगा, या तो कंपनी की अंडर द कॉमन सील वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा, या अगर कॉमन सील नहीं है तो फिर एक काम करो, अंडर द हैंड ऑफ एनी डायरेक्टर। सर हैंड ऑफ एनी डायरेक्टर मतलब कि डायरेक्टर साइन करेगा यार,
और सीएस ऑफ द कंपनी या ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द चार्ज होल्डर, या फिर सीएस ऑफ द कंपनी ऑथेंटिकेट कर देगा, या फिर चार्ज होल्डर का कोई ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा वो ऑथेंटिकेट कर देगा। ठीक है सर। और अंडर द हैंड ऑफ सम अदर पर्सन अदर देन द कंपनी हु इज इंटरेस्टेड इन सच चार्ज, या फिर किसी और बंदे के हैंड से, यानी कि किसी और बंदे के द्वारा ऑथेंटिकेट कर दिया जाएगा अदर देन द कंपनी हु इज इंटरेस्टेड इन सच चार्ज। और अगर मान लो कि एसेट इंडिया के अंदर ही क्रिएटेड है तो फिर कौन वेरीफाई करेगा, कौन ऑथेंटिकेट करेगा? तो सर वही अंडर द हैंड ऑफ एनी डायरेक्टर और सीएस और ऑथराइज्ड पर्सन बाय ऑफ द चार्ज होल्डर। तो ये ध्यान रखना कि कौन वेरिफिकेशन कर रहा है। ठीक है, ठीक है सर। रूल 3 शैल नॉट अप्लाई, आपको रूल 3 नहीं लगाना। किस पर? अगर कोई चार्ज क्रिएट होता है या मॉडिफाई होता है बाय अ बैंकिंग कंपनी इन फेवर ऑफ आरबीआई when any loan or advance has been made to it under RBI Act। यानी अगर कोई बैंकिंग कंपनी है या कोई बैंकिंग कंपनी है और उस केस में या तो क्या हुआ है, चार्ज क्रिएट हुआ है या चार्ज मॉडिफाई हुआ है, तो उस केस में ये रूल 3 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा अगर चार्ज क्रिएट होता है इन द फेवर ऑफ आरबीआई। जब 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 उस बैंकिंग कंपनी को लोन या एडवांस मिला है, लोन या एडवांस मिला है, यानी आरबीआई जब किसी बैंकिंग कंपनी को क्या देगा, लोन वोन देगा अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, तो उसके ऊपर ये वाला प्रोविजन नहीं लगेगा, रूल 3 उसके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है। फिर हमने बोला कि सर एक बात बताओ, हमें एक बात बताओ, अगर मान लो हमने 30 दिन में नहीं फाइल किया, आरओसी को नहीं फाइलिंग की, तो फिर क्या हमें एक्सटेंशन मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, विद इन 60 डेज ऑफ क्रिएशन, यानी जिस दिन क्रिएट हुआ था वहां से 60 डेज तक एक्सटेंड हो सकता है बाय पेइंग द एडिशनल फीस। ओ, इसका मतलब ये बोल रहा है कि यहां पर अगर मान लो कि वो चार्ज क्रिएट हुआ, तो जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ यहां से आपको 30 डेज मिलेंगे नॉर्मल वाले। पहले तो 30 डेज नॉर्मल मिल रहे हैं, इसमें आप क्या कर दो, चार्ज को रजिस्टर करा लो। बट अगर 30 डेज में चार्ज रजिस्टर नहीं होता तो फिर आपको 30 डेज और मिल जाएंगे। इसके लिए आपको एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी। यू हैव टू पे एडिशनल फीस फॉर दिस 30 डेज, यानी 60 डेज आपको देखने हैं फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन से ही 60 दिन देखने हैं। तो 30 तो हमें बिना ही फीस के मिल रहे थे और 30 डेज हमें और मिल जाएंगे बाय पेइंग एडिशनल फीस। और अगर सर हमने यहां तक भी रजिस्टर नहीं करा तो फिर इसके बाद आगे और फर्दर 60 डेज तक का एक्सटेंशन मिल सकता है, बट इसके लिए आपको एड वेलरम फीस देनी पड़ेगी। सर एड वेलरम फीस का मतलब क्या होता है? एड वेलरम, दिस इज अ लैटिन वर्ड, तो इसको हम थोड़ी इंग्लिश भाषा में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यू। क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू वैल्यू। तो आपको जो फीस देनी पड़ेगी ना, इट विल बी अकॉर्डिंग टू वैल्यू। वो देखा जाएगा कितना डेट अमाउंट है, उसके हिसाब से आपको फीस पे करनी पड़ेगी। यानी सिंपल मैं बात करूं, मैं तुम्हें एक सिंपल सा चार्ट दिखाऊं, एक बार इधर आओ। सेक्शन 77 पता है क्या बोल रहा है? सेक्शन 77 बोल रहा है ये कि अगर तुमने चार्ज क्रिएट करा तो 30 दिन के अंदर अंदर क्या कर देना, चार्ज को रजिस्टर करा लेना CHG 1 या 9 फाइल करके। किसको? आरओसी को। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर, साथ में फीस लगा देना। ओके सर। अगर नहीं लगाया तो आरओसी आपको 30 दिन का क्या दे सकता है? एक्सटेंशन दे सकता है। इसके लिए एडिशनल फीस पे होगी। और अगर फिर और सेकंड एक्सटेंशन चाहिए, ओहो, तो फिर उसके लिए तुम्हें एड वेलरम फीस पे करनी पड़ेगी, यानी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ लोन। और इस 120 दिन बीतने के बाद शर्म आ रही है, 30 दिन निकल गए, 60 दिन, मतलब 30 दिन वो निकल गए, फिर 30 दिन और निकल गए, फिर 60 और निकल गए, अभी तक तुमने रजिस्टर नहीं कराया, अब फिर तुम्हारे को कोई फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम टाइम इतना रहेगा, इसके अंदर आपको क्या कराना होगा? रजिस्टर कराना होगा। ठीक है। जब आपका चार्ज रजिस्टर हो जाएगा तो आरओसी क्या करेगा? कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इशू करेगा। अगर फर्स्ट फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो रहा है, यानी अभी पहली बार चार्ज क्रिएट हुआ है और फ्रेश आप रजिस्ट्रेशन करा के आए, तो CHG 2 में सर्टिफिकेट इशू करेगा। और अगर तुम्हारा चार्ज ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, तुमने उसमें मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज कराया है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के केस में वो तुम्हें CHG 3 इशू करेगा। मैं एक बारी क्लैरिटी दूं तुम्हें, देखो, जब चार्ज क्रिएट होता है तब भी तुम्हें आरओसी को भेजना है CHG 1, और जब चार्ज मॉडिफाई होगा ना, अभी मॉडिफिकेशन का सेक्शन आगे पढ़ाऊंगा, अभी बता दे रहा हूं, वहीं से लिंक कर दूंगा। जब चार्ज को मॉडिफाई भी करते हो ना, सर व्हाट इज मॉडिफिकेशन? कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तुमने चेंज कर दी तो चार्ज को तुम्हें मॉडिफाई करवाना पड़ेगा। तो व्हेन यू विल मॉडिफाई योर चार्ज, तो मॉडिफिकेशन के समय भी आपको CHG 1 फाइल करना होता है। तो CHG 1 कब जाएगा? क्रिएशन में भी और मॉडिफिकेशन में भी। पर उधर से क्या आएगा आरओसी से? अगर क्रिएशन वाला केस था तो CHG 2 भेजेगा आरओसी, और अगर मॉडिफिकेशन वाला केस था तो आरओसी क्या भेजेगा? CHG 3। ठीक है, याद रहेगा? हाँ सर। सर्टिफिकेट जो होगा इशूड बाय द आरओसी, इट विल बी द कंक्लूसिव एविडेंस कि तुमने कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को क्या करा है? कंप्लाई किया है। बट सर हम तो ढीठ है, मान लो कि हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो क्या होगा? तो पता है क्या होगा?
द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ ई फॉर्म CHG 1 या 9, अगर तुमने CHG 1 या 9 फाइल नहीं किया तो क्या होगा पता है, द चार्ज शैल बिकम वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर, यानी ये चार्ज पता है बाकी लिक्विडेटर्स के एंड अदर क्रेडिटर्स के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। सर एक बात समझाना, मान लो तुम्हारी कंपनी लिक्विडेशन में चली गई और चार्ज जो तुमने क्रिएट किया हुआ था, तुमने उस चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया, तो यानी दिस चार्ज विल बिकम वॉइड अगेंस्ट द लिक्विडेटर। मतलब लिक्विडेटर पता है क्या ट्रीट करेगा, लिक्विडेटर ये ट्रीट करेगा कि हो तुमने चार्ज क्रिएट किया था, तुमने रजिस्टर नहीं कराया इसे, तो भाई भाड़ में जाओ। यानी वी विल ट्रीट यू लाइक नाउ यू आर अनसिक्योर्ड। ऑल्दो तुमने चार्ज क्रिएट किया था, तुमने सिक्योरिटी रखवाई थी, बट स्टिल अब तुम्हें क्या माना जाएगा, अनसिक्योर्ड माना जाएगा। तो लिक्विडेटर के अगेंस्ट चार्ज वॉइड हो जाएगा। सर अदर क्रेडिटर के अगेंस्ट चार्ज वॉइड हो जाएगा, मतलब मेरी बात को समझना आराम से, ये अदर क्रेडिटर वाला पॉइंट समझाता हूं बहुत अच्छे से, सुनना। सर 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 मान लो कि यहां पर कंपनी ने, मान लो यहां पर कंपनी ने HDFC बैंक से लोन लिया, ठीक है। जब कंपनी ने यहां पे HDFC बैंक से लोन लिया तो चार्ज क्रिएट किया। जब कंपनी ने यहां पे चार्ज क्रिएट किया तो देखा जाए तो कायदे से 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी को CHG 1 फाइल करना चाहिए था, कंपनी ने नहीं किया। फिर 30 डेज और एक्सटेंशन लेके कर देना चाहिए था, नहीं किया, भाड़ में जाने दो उसे। मैं कह रहा हूं ओरिजिनल 30 डेज में कंपनी ने नहीं किया ना। अब उसके बाद और फर्दर 30 डेज थे एक्सटेंडेड वाले, ठीक है। तो तुम उसमें एडिशनल फीस पे करके चार्ज क्रिएट कर सकते थे, रजिस्टर कर सकते थे। क्रिएशन तो हो ही गया, चार्ज को रजिस्टर कर सकते थे। बट अभी तुमने CHG 1 फाइल नहीं करा और यहां पर कंपनी ने ICICI बैंक से और लोन ले लिया और उस प्रॉपर्टी को चार्ज पे रखवा दिया। सर ऐसा कैसे हो सकता है भाई, बताया तो था डिपॉजिट्स में कि तुम्हारे को लोन तुमने लिया पर तुम्हारे पास प्रॉपर्टी एक ही है, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी तुम्हारे पास। अब एक प्रॉपर्टी तुम्हारे पास लेट से 1000 करोड़ की, तुमने HDFC से लोन लिया था 100 करोड़ का, तो उसी पे चार्ज क्रिएट कर दिया था। अब तुमने फिर एक प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर दिया इन द फेवर ऑफ ICICI, और अभी तक तुमने ये वाला चार्ज रजिस्टर नहीं कराया है, तो दिस चार्ज विल बिकम वॉइड अगेंस्ट अदर क्रेडिटर्स ऑल्सो। बाकी जो क्रेडिटर्स है ना जिन्होंने तुम्हें पैसे दिए हैं, उनके अगेंस्ट भी आपका चार्ज क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। यानी पता क्या होगा, ये जो अदर क्रेडिटर है ना, दे विल ऑल्सो ट्रीट यू एज कि तुम बाद में हो, हम पहले हैं। इनका फर्स्ट क्लेम आएगा, इनका बाद में क्लेम आएगा, ये ध्यान रखना। मैं तुमको एक बार इधर से पढ़वाता हूं, इधर देखो, ये रहा एक चार्ट कि मान लो एक कंपनी है AS लिमिटेड, उसने 8 दिसंबर 2018 को लोन लिया कितने का, 500 करोड़ का। कितने साल के लिए, 8 साल के लिए। कहां से लिया, SBI से, और प्रॉपर्टी क्या करवा दी, चार्ज क्रिएट कर दिया। अब देखा जाए तो 7 जनवरी तक 30 डेज में चार्ज क्रिएट हो जाना चाहिए था, नहीं किया। और उसके बाद जब चार्ज क्रिएट हुआ उससे पहले ही कंपनी ने, जब यहां चार्ज क्रिएट किया उससे पहले कंपनी ने क्या ले लिया, दूसरे बैंक से लोन ले लिया और इस पर CHG क्रिएट कर दिया। मतलब इस पर वो चार्ज क्रिएट हो गया और रजिस्टर हो गया। तो भैया क्लेम, फर्स्ट क्लेम किसका आएगा, Who will have the first claim? Sir, ICICI will have the first claim because CHG 1 of SBI was filed after the charge created in the favor of ICICI and it shall not prejudice ICICI। यानी कि मैं एक लाइन पढ़वाऊं, है तो टेक्निकल पर बुक में लिखी हुई है, आराम से समझना। चार्ज विल बिकम वॉइड अगेंस्ट अदर लिक्विडेटर एंड अदर क्रेडिटर्स। लिक्विडेटर के अगेंस्ट और अदर क्रेडिटर्स के अगेंस्ट वो चार्ज क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। Simply stated, at the time of winding up, the creditor whose charge has not been registered will be reduced to the level of unsecured creditor। यानी लिक्विडेटर पता है तुमको कैसी नजरों से देखेगा, लिक्विडेटर बोलेगा हो चार्ज क्रिएटेड है, रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड हो, निकलो, तुम अनसिक्योर्ड हो, फुटो, तो तुमको अनसिक्योर्ड माना जाएगा। अनदर कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, जो चार्ज होल्डर होगा ना वो अपनी प्रायोरिटी लूज कर देगा। जैसे अभी मैंने जो तुम्हें चार्ट दिखाया था उसमें पहले SBI से लोन लिया गया था, बाद में ICICI से लोन लिया गया था, बट SBI अपनी प्रायोरिटी लूज कर देगा। एंड ये लाइन को समझना, एनी सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ अ चार्ज, यानी अगर तुम बाद में उस चार्ज को रजिस्टर करा भी लेते हो ना, तो इट शैल नॉट प्रिजुडाइज एनी राइट एक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिफोर द चार्ज इज रजिस्टर्ड। यानी चार्ज रजिस्टर होने से पहले अगर कोई और बंदा आके उसी प्रॉपर्टी में क्या कर लेता है, कोई राइट एक्वायर कर लेता है, तो उसके राइट को प्रिजुडाइज नहीं किया जाएगा। मतलब तुम ICICI को ये नहीं बोल सकते कि तुम तो बाद में आए और SBI पहले, तुमने चार्ज क्रिएट करवाया ही नहीं था भाई। तो जब तुमने चार्ज रजिस्टर ही नहीं कराया था किसके पास, ROC के पास, और तुमने बिना चार्ज को रजिस्टर कराए ICICI से क्या ले लिया, लोन ले लिया, तो ये जो बिफोर द चार्ज एक्चुअली रजिस्टर्ड, यहां रहा, ये रहा, बिफोर द चार्ज एक्चुअली रजिस्टर्ड, चार्ज एक्चुअली रजिस्टर्ड होने से पहले अगर कोई और बंदा आकर
क्या कर लेता है, उस चार्ज उस प्रॉपर्टी में कोई राइट एक्वायर कर लेता है तो इसके राइट्स को प्रिजुडाइज नहीं किया जाएगा। तुम आईसीआईसीआई को साइड नहीं कर सकते कि एसबीआई का पहला राइट, हमेशा पहला राइट किसका हो जाएगा, फिर इस केस में आईसीआईसीआई का हो जाएगा। ठीक है सर, ये समझ में आ गया कि जो चार्ज है वो वॉइड हो जाएगा अगेंस्ट द लिक्विडेटर एंड द चार्ज विल बी वॉइड अगेंस्ट द अदर क्रेडिटर्स। बट क्या चार्ज बोरोविंग कंपनी के अगेंस्ट भी वॉइड हो जाएगा क्या, जिस कंपनी ने पैसा उठाया है क्या उसके अगेंस्ट भी वॉइड हो जाएगा? अबे नहीं, तुम्हें बोरोविंग कंपनी को तो पैसे देने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। बोरोविंग कंपनी के अगेंस्ट कभी भी क्या नहीं होगा, वॉइड नहीं होगा। इसके बाद हम आते हैं सर सेक्शन नंबर 78 में। सेक्शन 78 क्या बोलता है, मान लो कि कंपनी निकम्मी है, जो बोरोविंग कंपनी है ना उसने CHG 1 फाइल नहीं किया, लोन लिया, चार्ज क्रिएट किया, अब उसको 30 डेज में फाइल करना था बट उसने फाइल नहीं किया। वेयर द कंपनी फेल्स टू गेट द चार्ज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 77 सबसेक्शन 1 विद इन द 30 डेज, ओरिजिनल वाले 30 डेज में चार्ज रजिस्टर नहीं होता, तो यहां पर ये बोलते हैं विदाउट प्रिजुडाइज टू इट्स लायबिलिटी पर्सन इन हुज फेवर द चार्ज इज क्रिएटेड, यानी कौन, लेंडर मे अप्लाई टू आरओसी। भाई वो भी जा सकता है किसके पास, आरओसी के पास, और वो जाके आरओसी को बोल सकता है कि ये वाली कंपनी ने मुझसे लोन लिया है और इन्होंने मेरे पास एक सिक्योरिटी रखवाई है, मेरे पास एक एसेट गिरवी रखवाई है, इन्होंने मेरे फेवर में चार्ज क्रिएट किया है, तो मैं आपको बोलता हूं आप प्लीज क्या कर दो, इस चार्ज को रजिस्टर कर दो। एक बात बताओ, जब कोई बंदा जाकर कंपनी आरओसी को बोलेगा कि इस कंपनी की एसेट मेरे फेवर में चार्ज क्रिएट कर दो, तो आरओसी आंख बंद करके कर देगा? पहले आरओसी कंपनी से कंफर्मेशन लेगा ना, तो इसलिए पता है क्या होगा, आरओसी को पहले तो एप्लीकेशन लगाई जाएगी इन द फॉर्म CHG 10। कौन लगा रहा है, वो बंदा, कौन, लेंडर जाके आरओसी को बोल रहा है कि देखो कंपनी तो आई नहीं पर मैं तुम्हें बता रहा हूं मेरे फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ है, आप क्या कर दो, इस चार्ज को मेरे नाम में रजिस्टर कर दो। तो जब ये एप्लीकेशन लगी होगी तो आरओसी पता है क्या करेगा, पहले कंपनी को एक शो कॉज नोटिस देगा, SCN इशू करेगा, कारण बताओ नोटिस, क्यों है कंपनी बता, ये बंदा आया हमारे पास और ये आके बोल रहा है कि ऐसा ऐसा इसके फेवर में एसेट्स तुमने क्रिएट किए हैं, चार्ज क्रिएट किया है, तो क्या इसके नाम में हम चार्ज को रजिस्टर कर दें? तो कंपनी यहां पर 3 स्थिति बना सकती है। सर क्या 3 सिचुएशन बन सकती हैं, देखो सिंपलीफाइड समझाता हूं। बोरोविंग कंपनी ने चार्ज रजिस्टर नहीं करा, ठीक है, 30 डेज बीत गए, तो चार्ज होल्डर जाकर एप्लीकेशन डालेगा आरओसी को कि मेरे को परमिशन दो कि मैं क्या करवा लूं, चार्ज रजिस्टर करवा लूं। आरओसी क्या करेगा, कंपनी को शो कॉज नोटिस इशू करेगा। सिचुएशन 1, कंपनी बोलेगी ओहो हो सॉरी भूल गए थे, एडिशनल फीस देके CHG 1 फाइल कर देते हैं, गेम ओवर। जब कंपनी ने ही CHG 1 फाइल कर दिया तो तू निकल। पर या फिर कंपनी कोई सफिशिएंट रीजन बता देती है कि देखो इस वजह से हम नहीं फाइल कर पाए थे, कर देंगे, टेंशन ना लो। और कंपनी, तीसरा केस हो सकता है अगर कंपनी रिस्पॉन्ड ही ना करे, अगर कंपनी रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी ना, तो फिर शो कॉज नोटिस से 14 डेज के अंदर अंदर आरओसी क्या कर देगा, उस चार्ज को रजिस्टर करवा लेगा, मतलब कि CHG 1 की परमिशन दे देगा कि ठीक है, चार्ज होल्डर क्या कर सकता है, चार्ज को रजिस्टर करा सकता है। एंड वेयर द चार्ज इज रजिस्टर्ड, जब चार्ज होल्डर रजिस्टर करवाएगा तो उसके कुछ खर्चे वर्चे हुए होंगे, तो वो कंपनी से क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है। दिस इज सेक्शन 78। सेक्शन 79 क्या बोलता है, सर सेक्शन 79 बोलता है कि जो तुम सेक्शन 77 पढ़ के आए ना, वो क्रिएशन के लिए था, वही सेम चीज मॉडिफिकेशन पे भी क्या हो जाएगी, एप्लीकेबल हो जाएगी। सेक्शन 79 चिल्लर सी बात करता है कि सेक्शन 77 सेक्शन 79 वाले केसेस पे भी एप्लीकेबल होगा। मैंने बोला कौन से केस, अगर कोई कंपनी ऐसी प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेती है विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज, मतलब एक कंपनी है, उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी जिसपे ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड था, तो भाई पहले बोरोवर कोई और था, अब एक तरीके से वो बोरोवर कोई मतलब वो बोरोवर मैं माना जाऊंगा एक तरीके से। आर यू गेटिंग? तुमने क्या कर लिया, तुमने एक प्रॉपर्टी ऐसी एक्वायर कर ली जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड था, तो भैया तुम ही बोरोवर बन गए हो एक तरीके से, तो तुमको तब भी CHG 1 क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। और अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करते हो चार्ज में तो भी आपको CHG 1 फाइल करना पड़ेगा। सर मॉडिफिकेशन बोले तो मॉडिफिकेशन का मतलब होता है अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ भी बदलाव करते हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई वेरिएशन इन द एक्सटेंट और ऑपरेशन ऑफ एनी चार्ज, अगर आप एक्सटेंट बदल रहे हो या ऑपरेशन ऑफ द चार्ज बदल रहे हो तो आपको मॉडिफिकेशन माना जाएगा और आपको CHG 1 फाइल करना पड़ेगा। अगर आप अपने राइट किसी थर्ड पार्टी को असाइन कर देते हो तो ये भी मॉडिफिकेशन माना जाएगा, इस केस में भी आपको CHG 1 आपको फाइल करना पड़ेगा। और जब 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 मॉडिफिकेशन रजिस्टर हो जाएगा तो आरओसी आपको क्या इशू करेगा, CHG 3। ये मैंने तुम्हें ऊपर ही स्टार्टिंग में लिंक करके बता दिया था। अब देखो मैं पूरी पिक्चर क्लियर कर देता हूं। अगर क्रिएशन वाला केस है तो क्रिएशन वाले केस में कंपनी क्या फाइल करेगी, CHG 1, आरओसी रजिस्टर करेगा तो क्या करेगा इशू, CHG 2। मॉडिफिकेशन वाले केस में या ये अगर तुमने ये वाली प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली तो इस केस में
तुम कंपनी आरओसी को क्या फाइल करेगी, CHG1, पर आरओसी रजिस्टर करके तुम्हें क्या इशू करेगा, CHG3। इज इट क्लियर? हाँ सर। फिर इसके बाद सेक्शन नंबर 80 पे, बिल्कुल ही बेजान सेक्शन है। सेक्शन 80 क्या बोलता है कि भाई देखो, अगर कोई चार्ज रजिस्टर हो चुका है ना अंडर सेक्शन 77, व्हेन द चार्ज गॉट रजिस्टर्ड, अब उसके बाद कोई बंदा अगर प्रॉपर्टी खरीदता है तो इट इज डीम्ड कि अगर एक बार चार्ज रजिस्टर हो गया अंडर सेक्शन 77, तो इसका मतलब इट इज डीम्ड नोटिस टू पब्लिक एट लार्ज। हम मान लेंगे कि पूरे जगत को पता है, जब तुम मुझसे वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो इट इज योर ड्यूटी दैट यू हैव टू गो टू द वेबसाइट ऑफ MCA, जाओ जाके चेक करो कि मेरी वो जो तुम मेरे से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उस पर चार्ज क्रिएटेड है या नहीं है। मतलब कल को जाकर तुम ये नहीं बोल सकते ओ मैंने तो इस कंपनी से प्रॉपर्टी ले ली, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस कंपनी के एसेट्स पे चार्ज क्रिएटेड है, मेरे को नहीं पता था। तो हम बोलेंगे ये सब ड्रामेबाजी नहीं है, सेक्शन 80 में लिखा हुआ है कि अगर चार्ज रजिस्टर हो चुका है अंडर सेक्शन 77, क्रिएशन नहीं रजिस्टर हो चुका है, तो भैया माना जाएगा, फिर जगत को पता है, सब लोगों को पता है, तुम्हें चेक करना चाहिए था। यू मस्ट हैव डन सर्च एंड स्टेटस सर्वे, आपको करवाना चाहिए था, रिपोर्ट बनवाते, देख क्या बोलते हैं प्रोफेशनल को भेजते, वो चेक करता। तो तुम ये एक्सक्यूज नहीं बना सकते। कौन सा एक्सक्यूज? तुम ये एक्सक्यूज नहीं बना सकते कि मेरे को तो पता ही नहीं था। Where any charge is registered under section 77, any person acquiring such property or assets, any share interest therein shall be deemed to have notice of charge from the date of such registration। फिर सेक्शन 81 अभी मैं बाद में पढ़ाऊंगा 85 के साथ। 82 और 83 एक साथ पढ़ते हैं। सर 82 क्या बोलता है? 82 बोलता है जब तुम पेमेंट कर दो, जब तुम क्या कर दो, पेमेंट कर दो, तो कंपनी को CHG4 में जाके आरओसी को बताना है कि ओए आरओसी, ओए हमने क्या कर दिए, पैसे दे दिए, और अब आप इस चार्ज को क्या करो, हमारे नाम से हटाओ। यानी इट इज कॉल्ड सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। सो व्हेन यू विल पे, देन आरओसी को जाके बोलो कि मैंने पेमेंट कर दी है, और वो बोलोगे किसमें, CHG4 में। ठीक है। देन आरओसी क्या कर देगा, आपको वो चार्ज से रिलीज कर देगा। सर कितने दिन के अंदर एप्लीकेशन लगानी है? CHG4 भेजना है 30 डेज के अंदर, पर अगर सपोज नहीं कर पाए तो आरओसी तुमको 270 दिन का एक्सटेंशन दे सकता है। वाओ, 270 दिन, यानी 30 दिन में अगर तुमने फाइल नहीं भी करा तो टोटल 300 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट 300 दिन के अंदर अंदर क्या कर सकते हो, जाकर आरओसी को बोल सकते हो कि आरओसी हमने क्या कर दी है, पेमेंट कर दी है, चार्ज को क्या करो, रिलीज करो। जब ये चार्ज का नोटिस तुम दोगे किसको, CHG4 तुम दोगे किसको, आरओसी को, तो आरओसी क्या करेगा, आरओसी को भी तो भाई डाउट होगा, तो वो पहले चार्ज होल्डर को नोटिस भेजेगा, ओए चार्ज होल्डर सुन, तो भाई आ गई कंपनी और ये बोल रही है कि तेरे को पैसे मिल गए, तो तू बता तेरे को पैसे मिल गए। तो उससे पूछा जाएगा कि क्या तेरे को पेमेंट मिल गई है। अगर अब यहां 2 केस होंगे, यहां 2 केस होंगे। सर कितने 2 केस? या तो पहला केस वो बोल देगा हाँ पैसे मिल गए, पैसा मिल गए तो खत्म गेम, और फिर आरओसी क्या कर देगा, चार्ज का सेटिस्फैक्शन रजिस्टर कर देगा। और दूसरा केस कि या तो वो बंदा बोल दे कि नहीं 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 पैसे नहीं मिले और कंपनी ऐसे आ गई है। तो 2 केस हो सकते हैं। सुनना क्या सर, सेक्शन नंबर 82 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 82 बोलता है कि अगर तुमने पेमेंट कर दी है तो CHG4 फाइल करो आरओसी को कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। नहीं कर पाए तो 270 दिन का एक्सटेंशन मिल जाएगा। ठीक है। आरओसी फिर चार्ज होल्डर को नोटिस इशू करेगा और बोलेगा बता कि क्यों ना हम पेमेंट को रिकॉर्ड कर लें। तो आरओसी उसको एक टाइम पीरियड बताएगा कि इतने टाइम के अंदर अंदर जल्दी से हमें जवाब दे दे, बट वो टाइम पीरियड 14 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब 2 केस बनेंगे, या तो उसने ऑब्जेक्शन रेज करा या उसने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करा। अगर उसने ऑब्जेक्शन रेज करा तो फिर आरओसी क्या करेगा, उस चीज का नोट रिकॉर्ड कर लेगा और कंपनी को इन्फॉर्म कर देगा, अच्छा झूठ बोल रहे हो, पैसे दिए नहीं है, और वो बंदा बोल रहा है कि पैसे वैसे नहीं आए हैं, तो ऐसा कंपनी को इन्फॉर्म कर देंगे। बट अगर उसने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करा तो आरओसी क्या कर देगा, सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर कर देगा और इशू करेगा मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन। किसमें, CHG5 में। मैं तो बोल रहा हूं सीरीज फॉर्म वाइज सारी याद हो रही है। CHG1 में क्रिएशन के लिए फाइल फॉर्म गया था, CHG3 में, CHG1 में क्रिएशन के लिए गया था, CHG1 में मॉडिफिकेशन के लिए गया था। आरओसी तुम्हें क्या इशू करेगा, CHG2 या CHG3। मॉडिफिकेशन वाले केस में CHG3 इशू करेगा जब चार्ज को रजिस्टर करेगा, और क्रिएशन वाले केस में जब चार्ज को रजिस्टर करेगा तो CHG2 इशू करेगा। ठीक है। अब जब पेमेंट कर दोगे तो फिर कंपनी फाइल करेगी क्या, CHG4, और वो रजिस्टर जब कर लेगा तो फिर वो भेजेगा तुम्हें क्या, CHG5। वाओ कितना आसान है, बहुत बढ़िया सर। पर आपको चार्ज होल्डर को ये शोकॉज नोटिस देने की जरूरत नहीं है अगर CHG4 आरओसी को जो फाइल किया गया है ना उस पर चार्ज होल्डर के साइन है। भाई जब उस पर चार्ज होल्डर के साइन है तो फिर तुमको क्या इतने पंगे लेने, नजर आ रहा है ना उस पर चार्ज होल्डर के साइन है, तो क्या उसको नोटिस भेज के पूछ रहे हो बताओ पैसे आ गए, तो साइन उसी ने किए होंगे। ठीक है। एंड द कंपनी मस्ट, सर साइन तो कोई भी मार देगा, ई फॉर्म होते हैं भाई, ई फॉर्म होते हैं तो DSC वगैरह लगे रहेंगे ना। कंपनी मस्ट प्रिजर्व द कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज अप टू 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। 8 साल तक आपको वो
कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिससे आपने चार्ज क्रिएट किया था या मॉडिफाई किया था उसको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। फिर सेक्शन 83 ना आरओसी को एक पावर देता है। आरओसी को क्या पावर देता है कि अगर मान लो कंपनी भूल गई, कंपनी गजनी है, कंपनी भूल गई और कंपनी ने CHG 4 फाइल ही नहीं करा, यानी पेमेंट कर दी बट बोरोवर भूल गया, और आरओसी को ऐसा एविडेंस मिल गया कि हाँ 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 सही में इसकी पेमेंट हो चुकी है और इसने पेमेंट कर दी है और ये चार्ज सेटिस्फाइड है, तो आरओसी क्या कर सकता है, होल और एनी पार्ट ऑफ दैट चार्ज अपनी आरओसी अपने रजिस्टर में एंट्री मार लेगा कि हाँ ठीक है ये पेमेंट हो चुकी है, और उस चार्ज को रजिस्टर करके क्या कर देगा, CHG 5 इशू कर देगा। दिस इज द पावर ऑफ आरओसी अंडर सेक्शन 83। ठीक है सर, आरओसी को सेक्शन 83 में पावर दी गई है कि अगर आरओसी को पता चल जाता है, अब उसे कैसे पता चलेगा, वो क्या ऐसे अंतर्यामी है कि वो बैठेगा वो अच्छा हाँ ये वाली कंपनी, ऐसे थोड़ी पता होता है। असल में क्या होता है कि कंपनीज एक्ट के अलावा और भी एक्ट्स में देयर आर ऑब्लिगेशंस जिसमें आपको लेंडिंग्स और इन सब के बारे में बताना होता है। ठीक है, जैसे कंपनी तो बोरोवर है, कंपनीज एक्ट तो बोलता है बोरोवर तू फाइल कर CHG 4, है ना, बट और एक्ट्स के अंदर लेंडर्स के ऊपर भी ऑब्लिगेशन होती है, तो उसके द्वारा भी आरओसी को पता चल जाएगा, कुछ उसकी टेंशन नहीं है। तो आरओसी को एक पावर दी हुई है सेक्शन 83 में कि अगर आरओसी को ऐसा एविडेंस मिल जाता है कि हाँ भाई कंपनी ने पेमेंट कर दी है और कंपनी भूल गई होगी, इंटीमेशन नहीं दे पाई हमें CHG 4 का, तो अगर वो सेटिस्फाई हो जाएगा कौन, आरओसी, कि हाँ तुमने पैसे वैसे पूरे दे दिए हैं, प्रॉपर्टी रिलीज हो गई है, तो फिर उस केस में वो CHG 5 क्या कर देगा, इशू कर देगा। सेक्शन 84 क्या बोलता है, सेक्शन 84 बोलता है कि सुनो, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने बैंक से लोन लिया, अब बैंक को कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई, मैं कौन, कंपनी, कंपनी ने बैंक से लोन लिया, कंपनी ने बैंक के पास कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई, अब बैंक बोल रहा है कि यार वी वांट टू अपॉइंट अ पर्सन जो इस प्रॉपर्टी की देखरेख करेगा, जो इसका रिसीवर होगा, जो इसका मैनेजर होगा, हमें कोई ऐसा बंदा अपॉइंट करना है। तो या तो एग्रीमेंट बना होगा तुम्हारे बीच में, लोन का एग्रीमेंट बना होगा ना, तो उसी में ये लिखा होगा कि तुम रिसीवर अपॉइंट कर सकते हो, तो बैंक ने रिसीवर अपॉइंट करा एज पर दैट एग्रीमेंट। या फिर सपोज करो कि एग्रीमेंट में नहीं लिखा, तो बैंक अप्लाई करेगा कोर्ट को कि प्लीज आप मुझे ऑर्डर कीजिए कि मैं किसी मैनेजर को या किसी रिसीवर को क्या कर सकता हूं, अपॉइंट कर सकता हूं। तो फिर बैंक को कोर्ट ऑर्डर करेगा कि ठीक है तू क्या कर ले, किसी को अपॉइंट कर ले। तो जब ऐसा कोई बंदा अपॉइंट होगा ना एज अ मैनेजर और रिसीवर, तो उसकी अपॉइंटमेंट से 30 डेज के अंदर या ऑर्डर से 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को बता देना कि मैनेजर आया है, कि क्या कौन आया है, मैनेजर आया है। इस चीज की इंफॉर्मेशन आरओसी को दे देना CHG 6 में। किसमें दे देना CHG 6 में। सो वेन एवर यू अपॉइंट एनी पर्सन एज अ मैनेजर और रिसीवर, तो 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को बता देना कि देखो वो आ गया। किस में बताओगे, CHG 6 में। और उसके बाद आरओसी क्या करेगा, उसको अपनी रजिस्टर में, उसकी अपॉइंटमेंट को अपने रिकॉर्ड्स में रजिस्टर कर लेगा। ठीक है, फिर जब वो बंदा अपना सारा काम वाम कर लेगा और जब वो सीज टू होल्ड सच अपॉइंटमेंट, यानी जब वो बंदा जाएगा, तो जाने के समय फिर दोबारा आरओसी को इंटीमेशन जाएगी इन CHG 6 कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। फिर दोबारा आरओसी को CHG 6 फाइल होगा, यानी आरओसी को CHG 6 कितनी बार फाइल हो रहा है, 2 बार। जब वो बंदा आएगा तब भी CHG 6 फाइल होगा, और जब वो बंदा जाएगा तब भी CHG 6 फाइल होगा। तो अगर कोई भी आपने कौन अपॉइंट करा है सर, अगर कोई भी आपने अपॉइंट करा है मैनेजर और रिसीवर, तो आपको क्या फाइल करना पड़ेगा, तो आपको फाइल करना पड़ेगा, क्या, एक फॉर्म जिसका नाम होगा CHG 6। इज इट क्लियर? ठीक है, 83 हो गया अपना, 84 भी हो गया। ओके सर, सो इफ एनी पर्सन ऑब्टेन्स एन ऑर्डर, या तो तुम्हें कोर्ट ने ऑर्डर दिया या फिर तुम उसे अपॉइंट कर रहे हो अंडर एनी पावर कंटेन्ड इन एनी इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट बोले तो कि लेंडर कौन, बैंक, और कंपनी बोरोवर, इन दोनों के बीच में वो एग्रीमेंट हुआ होगा, और उस इंस्ट्रूमेंट के तहत हमने क्या करा है, हमने सर जी अपॉइंट किया है किसको, टन उस अब मैनेजर या रिसीवर को। ठीक है, फिर हम आते हैं 81 और 85, दोनों रजिस्टर ऑफ चार्जेस के बारे में बात करते हैं। सर 81 बोलता है रजिस्टर ऑफ चार्ज आरओसी को मेंटेन करना पड़ेगा, और 85 बोलता है एक रजिस्टर ऑफ चार्ज कंपनी भी मेंटेन करेगी, यानी दो रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन हो रहे हैं। पर एक बात बताओ, 17 लाख के आसपास कंपनीज है, आरओसी क्या इन सब के रजिस्टर मेंटेन करेगा? तो उन्होंने बोला, रूल में लिखा गया कि एक काम करो जो पोर्टल पे वो डिटेल मेंटेन हो रही है ना, हम उसी को बोलेंगे दैट इज डीम्ड टू बी द रजिस्टर ऑफ चार्ज फॉर आरओसी। इंफॉर्मेशन ऑफ चार्जेस मेंटेन्ड ऑन एमसीए पोर्टल, इसी को मान लिया जाएगा कि ये आरओसी का क्या है, रजिस्टर ऑफ चार्ज है। एंड इट इज ओपन फॉर इंस्पेक्शन टू ऑल ऑन पेमेंट ऑफ फीस। कोई भी बंदा फीस पे करके उसको क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। बट जो कंपनी रजिस्टर ऑफ चार्ज बनाएगी ना, वो बनाएगी CHG 7 में। किसमें बनाएगी, CHG 7 में। देखो दोबारा सीरीज याद करो, CHG 1 क्रिएशन ऑफ चार्ज, CHG 1 मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के लिए फाइल हुआ। अगर क्रिएशन ऑफ चार्ज था तो आरओसी ने क्या दिया, CHG 2,
अगर मॉडिफिकेशन का केस था तो आरओसी ने क्या दिया, CHG 3। CHG 4 तुमने फाइल करा, कंपनी ने क्या कि तुमने पेमेंट कर दिया है और सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर कर लो। जब आरओसी अपनी एंट्री करेगा, मेमोरेंडम इशू करेगा कि हाँ सेटिस्फाई हो चुका है, तो वो तुम्हें इशू करेगा CHG 5। तुम बंदा लेकर आओगे या बंदा जब जाएगा वो रिसीवर वाला, तो तुम फाइल करोगे CHG 6। और अगर तुमको रजिस्टर मेंटेन करना है, अगर क्या करना ही है, तो वो किस में मेंटेन करोगे, CHG 7 में। और रजिस्टर्ड ऑफिस पे ये मेंटेन करना सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन होगा। साथ ही में तुम्हें रजिस्टर्ड ऑफिस पे वो कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी रखना पड़ेगा, यानी वो लोन एग्रीमेंट की कॉपी भी रखनी पड़ेगी जिसके जिसके द्वारा तुमने क्या करा है, चार्ज क्रिएट करा है। रजिस्टर ऑफ चार्ज जो होगा प्लस कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों मेंबर कर सकते हैं क्या, इंस्पेक्ट ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स विदाउट फीस। बिना फीस के मेंबर इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी अदर पर्सन कर सकता है ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, बट उसको फीस पे करनी पड़ेगी। साथ ही में ध्यान रखना, जो रजिस्टर ऑफ चार्ज कंपनी मेंटेन कर रही है अंडर सेक्शन 85, उसमें तुम्हें कुछ कुछ चीजें और लिखनी पड़ेंगी। मैंने बोला क्या क्या लिखना पड़ेगा, ऑल चार्जेस रजिस्टर्ड विद द आरओसी, पर्टिकुलर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड सब्जेक्ट टू चार्ज। अगर कोई तुमने ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसपे पहले से चार्ज क्रिएटेड था, वो भी लिखना। एंड पर्टिकुलर्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, इन तीनों चीजों के बारे में लिख देना। ठीक है, जो भी एंट्रीज आप करोगे इन द रजिस्टर शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय CS डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और कब तक प्रिजर्व करके रखना है, रजिस्टर ऑफ चार्ज आपका परमानेंटली प्रिजर्व होगा। और जो कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ना, कौन सा कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो लोन एग्रीमेंट, वो भी तुम्हें 8 साल के लिए तो प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। और सेक्शन 86 बोलता है, अगर कंपनी ने क्या करा, डिफॉल्ट करा, तो पेनल्टी लगेगी कंपनी के ऊपर कितना, 5 लाख। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर पेनल्टी लगेगी कितने की, 50,000 की। और अगर ये प्रूव हो गया कि गलत काम करना चाह रहे थे, ओ विलफुली फर्निश, तुमने फॉल्स इंफॉर्मेशन या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन विलफुली फर्निश करी, तो भैया तुम लायबल हो जाओगे अंडर सेक्शन 447। लास्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 87। सेक्शन 87 क्या बोलता है, आराम से सुनना, पहले मैं ऐसी कहानी समझाता हूं, फिर मैं उसको रीड करवा दूंगा। सेक्शन 87 ये बोलता है, दो बारे में बात करता है। पहला, अगर तुमने आरओसी को वो CHG 1 CHG 4 फाइल करना था, बट विद इन द टाइम तुमने उसे फाइल ही नहीं करा, तो यू कैन अप्लाई टू द CG इन फॉर्म CHG 8। फॉर्म नंबर CHG 8 में CG को अप्लाई करो कि हमें माफ कर दो, और हमने जो ये ओमिशन करा है ना, हम भूल गए, जो हमारी ये गलती हुई है, इट इज ड्यू टू इन एडवर्टेंस, या इन कोई ऐसा इन एडवर्टेंस हुआ है या एक्सीडेंटल रीजन से हुआ है, मतलब हमने जानबूझ के नहीं करा और इससे किसी क्रेडिटर या किसी शेयर होल्डर को नुकसान नहीं हुआ, तो फिर वो CG तुम्हें क्या कर सकता है, एक्सटेंशन ग्रांट कर सकता है। यानी एक तरीके से दिस इज कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। ये वाला पार्ट जो है ना, ये आपका डिले का कॉन्डोनेशन हो जाएगा। यानी कि वो CG जो है ना, वो आपके डिले को कॉन्डोन करवा देगा, यानी कि वो उसको क्या करवा देगा, एक तरीके से माफ करवा देगा। ठीक है, हाँ सर। और अगर ऐसा हो जाता है कि तुमने फाइलिंग तो की थी, बट हुआ क्या कि उसमें कुछ गलती हो गई, कुछ ओमिशन हो गया, कुछ मिस स्टेटमेंट हो गया, कुछ मिस्टेक हो गई, गलती से कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर तब भी आप CHG 8 में CG को अप्लाई करो, और CG तुम्हें ऑर्डर देगा कि तुम उसको क्या कर लो, रेक्टिफाई कर लो, यानी वो उसको रेक्टिफाई करवा सकता है, इसके पास ये भी पावर है। तो सेक्शन 87 में दो बारे में बात हो रही है कि वो तुम्हें एक्सटेंशन दिलवा सकता है और रेक्टिफिकेशन का क्या दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है। ओके सर, पढ़ना जरा एक बार सेक्शन 87 पे, एक बार फटाफट से नजर मार लो। सर सेक्शन 87 क्या बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्डर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर इन द फॉलोइंग केसेस। अगर तुमने कोई ओमिशन किया था, तुम भूल गए, क्या भूल गए, तुम इंटीमेशन देना ही भूल गए आरओसी को, फॉर द पेमेंट और सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। तुमने चार्ज क्रिएट करा, चार्ज की पेमेंट करी, मतलब वो लोन की पेमेंट करी, और तुम इंटीमेशन देना भूल गए। वाओ। वेयर व्हेन देयर वाज ओमिशन और मिस स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर इन एनी फाइलिंग प्रीवियसली मेड, या तुमने फाइलिंग करी पर उस फाइलिंग के अंदर तुमने कुछ भूल गए या तुमने कुछ मिस स्टेटमेंट कर दी, देन CG नीड टू बी सेटिस्फाइड। तो CG को ये प्रूव कर दो कि इन दोनों केसेस में तुमसे जो भी गलती हुई है, ओमिशन हुआ है, या तो तुम फाइलिंग करना ही भूल गए, या करा पर तुमने मिस्टेक करी, तो इसमें जो भी केस रहा, तुमसे गलती जो हुई है दैट इज एक्सीडेंटल गलती, और इससे किसी भी शेयर होल्डर या क्रेडिटर को नुकसान नहीं पहुंचा, तो CHG 8 में CG को एप्लीकेशन डाल देना कि हमको क्या कर दो, प्लीज प्लीज माफ कर दो। और CG क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा कि ठीक है, हम तुम्हारा टाइम पीरियड एक्सटेंड कर रहे हैं फाइलिंग के लिए, या फिर अगर वो गलती हो गई है तो तुम उसे क्या कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में एक पोर्शन अलग से दे रखा है अमेंडमेंट का, ये ध्यान रखना कि अगर तुम्हारी कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है या फिर IBC में CIRP में चली जाती है। सर व्हाट इज CIRP? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस।
आईबीसी मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। अगर कोई कंपनी ऐसा उसके उसके ऊपर डेट वेट बहुत ज्यादा हो गए हैं तो उसका रिवाइवल प्रोसेस चालू हो चुका है। तो आईबीसी में क्या होता है ना, उस कंपनी का जो सारा मैनेजमेंट होता है वो सारा सौंप देते हैं एक पर्सन को जिसका नाम होता है आईआरपी, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जिसको आप आईआरपी बोल लो या आरपी बोल लो। तो अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है तो लिक्विडेटर, या कंपनी अगर सीआईआरपी प्रोसेस में है यानी कि वो रिवाइवल प्रोसेस में है तो वो सब मैनेजमेंट उस समय सब कौन देखता है, आईआरपी, ठीक है। तो या तो वो आईआरपी मैनेज कर रहा है या लिक्विडेटर, तो वो बोल रहा है CHG1, CHG4, CHG8 और CHG9, ये चार फॉर्म। कौन से चार फॉर्म? CHG1 वो क्रिएशन वाला, CHG4 सेटिस्फैक्शन वाला, CHG8 ये सीजी को जो फाइल करोगे, और CHG9 डिवेंचर वाले केस में। ये चारों फॉर्म अगर तुम इनमें से कोई सा भी फॉर्म फाइल करोगे ना, तो इन पर जो साइन होंगे वो कौन करेगा, वो आईआरपी या लिक्विडेटर करेगा। अगर लिक्विडेशन का केस है तो लिक्विडेटर कर देगा, अगर वो रिवाइवल प्रोसेस वाला केस है तो आईआरपी कर देगा, ठीक है। ये एकदम चिल्लड़ सा चैप्टर था और मेरे को लग रहा है कि एकदम सारे प्रोविजंस मैंने बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, ठीक है। तुमको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और कोई भी लॉजिक हमने मिस नहीं किया है, ठीक है। एकदम मस्त तरीके से कवरेज होगी है रिवीजन की। अच्छे से इसको रिवाइज करना, अच्छे से इसको याद कर लेना और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो पे कमेंट करके जरूर जाना है, सबके साथ शेयर कर देना है और इंस्टा स्टोरी पे भी लगा देना और सबके साथ शेयर कर देना, ठीक है। चलो, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।